तुम लोगों को घर में जैसे रीडिंग सेक्शन को वीडियो जब देखते हो उससे पहले थोड़ा सा पढ़ना है खुद से 2 या 3 पेज। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, रीडिंग सेक्शन देखना और पुनः फिर से रीडिंग करना। इससे तुम्हारा जिसकी बात समझने की बात होती है वो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब रहा बात, हम लोग पढ़े थे अभी विश्लेषण को, उसमें से अभी कुछ बाकी है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तो हम लोग इसका कुछ हद तक पढ़े थे। उसमें हम लोग पढ़े थे कैसे यूरोप में समाजवाद आया, समाजवाद का समर्थन मिला। अब हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति, रूस में कैसे क्रांति आया उसके बारे में देखते हैं। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में एक समीकरण उलट गया। 1917 के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। बोल रहा है 1917 के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर कौन कब्जा कर लिया? समाजवादी। और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। और 1917 में राजशाही का पतन हो गया और वहां पे क्या आ गया, तो सत्ता दूसरे के हाथों में जो आ गया उस क्रांति को क्या कहते हैं? रूसी क्रांति। इसी अक्टूबर की घटना को। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात ऐसे ही थे। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालते हैं। रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। यह कहाँ तक फैला हुआ था? प्रशांत महासागर तक। और समाज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मनाने वाला बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। मतलब यहाँ पे रूसी साम्राज्य में जो सब थे वो सभी साम्राज्य, सभी जाति, सभी क्या कहता है धर्म के लोग रहते थे। यानी कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई के 2 अलग अलग मतलब धर्म मानने वाले लोग, मुस्लिम थे और बौद्ध थे। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था और समाज, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। मतलब 20वीं सदी की शुरुआत में अगर देखते हैं तो रूस का बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा जो था वो क्या था? तो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। मतलब ज्यादा खेती पर ही यहाँ पर लोग निर्भर थे, सब दूसरे देश में नहीं था। और उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% था, जबकि यहाँ 85% था। कहाँ पे? रूस में से ज्यादा नहीं था। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार कर रहे थे। मतलब अपना जितना जरूरत है उससे ज्यादा बाजार के लिए भी उपजाते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। मतलब दूसरे देश को भी रूस को अनाज देता था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे और हालांकि ज्यादातर उत्पादक कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा था। इस कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। मतलब जो कारखाना में मजदूर हुए और जो कारीगर है वो दोनों का संख्या लगभग 1900 में बराबर हो गया था। ज्यादातर कारखाना उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। ज्यादातर जो कारखाना था किसके हाथ में था? प्राइवेट कंपनी के हाथ में।
मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित थे। मतलब कम वेतन मिलता था और पाली बढ़ते रहे। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। मतलब जैसे फैक्ट्री का मालिक एक आदमी तो चाहेगा ही कि हमको ज्यादा प्रॉफिट हो, मजदूर को कम पैसा देंगे और ज्यादा टाइम काम लेकर हम उसे करें। इसके देखरेख के लिए इंस्पेक्टर होता था फैक्ट्री में, लेकिन वह इंस्पेक्टर भी नहीं देखभाल कर पाता था। अच्छा, कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी, जबकि कारखाना मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों का काम करते थे। मतलब 10 से 12 घंटे का काम होता था, उसको 15 घंटा काम कराने लगा। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। मतलब जो कमरे में रहते थे वो लोग, डॉर्मेट्री था या छोटा छोटा कमरा था। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था और मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसा संगठन बहुत कम थे। मतलब मर्दों का जो तनख्वाह था उसका आधा या उसका 3/4 तनख्वाह ही किसको मिलता था? महिलाओं को। और जबकि काम उत्पादन टाइम सबको उतना ही काम करना पड़ता था, किनको? महिलाओं को। लेकिन उनका पहनावा जो थोड़ा था, मतलब जो था उनको दिक्कत होता था इस सब के चलते। और कुछ मजदूर लोग क्या हुआ, बेरोजगारी इस सब के चलते अपना एक संगठन बना ले। उस संगठन के चलते उनको कुछ जगहों में दिक्कत होगा तो उसके लिए वो करेंगे विद्रोह या कुछ भी, लेकिन वैसा काम हो नहीं पाया। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896-1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित हुई। मतलब जो कुछ मजदूर यूनियन बना था वो लोग हड़ताल भी करते थे। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। मतलब जो यहाँ बोल रहा है, इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। कौन? किसान। नवाबों को सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले। मतलब इनकी लोकप्रियता के बदले इनको नहीं सम्मान देता था कोई। किसलिए देता था? तो जार के लिए। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी ही थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। मतलब जमींदार लोग को मार दिया जा रहा था। किस लिए? क्योंकि वे लोग को जो टैक्स मिलता था वो टैक्स जार को भी नहीं दिया जा रहा था और किसान से बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स लिया जा रहा था। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून यानी मील को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसान को जमीन बांटता था। मतलब जो कम्यून है वो उसको जब कुछ दिन या कुछ साल के बाद उसको दे दिया जाता था। कम्यून फिर से उस परिवार में कितनी जरूरत है उसके अनुसार उसको जमीन को बांटता था। रूस में समाजवाद। 1914 में पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। 1914 से पहले जितनी भी रूस में पार्टी थी, राजनीतिक दल थी, वो सब गैर कानूनी थी।
मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1897 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। मतलब इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि भी बहुत सारा किया था। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। मतलब जो समय समय पर जमीन को बांटते हैं, उसके अनुसार में अगर देखा जाए तो समाजवादी भावना के लोग थे। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति का मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। इसलिए वो लोग मानते थे कि रूस का जो क्रांति लाएगा कौन करेगा? किसान। और किसान अगर करता है तो इसका मतलब होगा सबसे पहले पूरे विश्व स्तर पर समाजवादी देश बनाने वाला राष्ट्र रूसी होगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांति पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। लेनिन कहते थे कि यहाँ किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति। मतलब कुछ किसान के पास कोई पूंजी था तो कोई मजदूरी करता था। जो नौकरों से खेती करवाते थे, इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकते थे या नहीं हो सकते थे। हो सकता है समाजवादी आंदोलन जब होगा तो सबको एक साथ हिस्सा नहीं लेगा। संगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे में मुखिया सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा यानी बोल्शेविक मानता था कि पार्टी में सभी का सदस्यता दी जानी चाहिए। मतलब पहला मानता था जो तुम्हारा क्या कहता है बोल्शेविक था, है ना, वो लोग सोचता था क्या कि इसमें राजा के अनुसार ही सब कुछ चले और उस पार्टी में कोई दमनकारी कुछ ना हो। अब बोल्शेविक सोचता था कि नहीं, सबको पार्टी में सम्मिलित किया जाए और उसके अनुसार सब कुछ होना चाहिए। अब है उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस जो था एक निरंकुश राजशाही था, मतलब वहाँ निरंकुश राजा का शासन चल रहा था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा पैमाने पर मुहिम चलाया। क्या देखो, 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसान और मजदूरों के बीच काफी काम किया। मतलब संविधान लिखने के लिए उसने क्या किया, सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतियों के साथ मिलकर और किसान और मजदूर को लेकर संविधान लिखने का प्रक्रिया को स्टार्ट किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में का समर्थन मिला। मतलब जहां मुस्लिमों का बहुलता था वहां भी समर्थन कम मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। मतलब 1904 में बहुत सारे ऐसे चीज थे जिसकी मतलब कीमत इतना बढ़ गया कि वेतन में 20% की गिरावट आ गई। उसी तरह मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर
काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। मतलब इतने बड़ी मात्रा में मजदूर जो है हड़ताल में चले गए आंदोलन करते हुए, और उनका मांग जो था वो था वेतन में वृद्धि, कार्यस्थल में सुधार और जो काम करने का समय है 15 घंटा के बजाय 8 घंटा। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। 1905 का जो क्रांति है यहीं से स्टार्ट हुआ। सारे देश में हड़ताल होने लगी, सारा देश में हड़ताल होने लगा। जब नागरिक स्वतंत्रता का अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियंस की स्थापना कर दी। मतलब हर जगह ये चीज का डिमांड हो रहा था कि हम लोग सभी के लिए सब कुछ हो, है ना। अब 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। तब 1905 में क्रांति जब हुआ तब इसके द्वारा परामर्श लोग से करके संसद, वहां का जो जार था वो बोला कि ठीक है यहाँ पे एक संसद बनाई जिसका नाम ड्यूमा रखा गया। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूर की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियों भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियन अधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियां पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरा ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। मतलब पहला ड्यूमा को क्या किया तो 75 दिन के अंदर उसको हटा दिया, पुनर्निर्वाचित कर, और दूसरी ड्यूमा को फिर से 3 महीने में भीतर में बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। राजा चाहता था कि हम पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न लगा सके, मतलब आपको कोई रोके नहीं। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा। मतलब जो भी रूसी क्रांति में जो काम करेगा उनको वहां से जो है क्रांतिकारियों जो है वो लोग बाहर रखा दिया। मतलब बाहर से रूढ़िवादी बना दिया और इन लोगों को जो था हटा दिया। तब पहला विश्व और रूसी साम्राज्य 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेल में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, दूसरे खेल में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। मतलब यूरोपीय गठबंधनों में के बीच में क्या हुआ, युद्ध छिड़ा। कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये केंद्रीय शक्ति था। और दूसरे खेल में क्या था, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा था। मतलब जो इनके पास बहुत सारा साम्राज्य था और बहुत बड़ा मानव शक्ति भी था, ये लोग चाहते थे कि हम लोग अपना शक्ति को दूसरी जगह भी फैलाएं। इसके लिए इनकी लहर में ही पहला विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगे। ड्यूमा से जब ये जन समर्थन नहीं लेने लगा तो जन समर्थन कम हो गया। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बढ़ती होने लगी और जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया, पेट्रोग्राद, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी नाम था। सेंट पीटर्सबर्ग क्या था, जर्मनी का नाम था। जारीना, जार की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकार खास तौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। मतलब क्या हुआ, उस समय लोग जो थे जर्मनी से ज्यादा आक्रोशित थे, गुस्सा थे। और जारीना जो जार की पत्नी थी महारानी अलेक्जेंड्रा की जर्मन मूल का, मतलब वो जर्मन मूल की थी और उन लोग उसका जो सलाहकार था वो भी घटिया था। तो इन सब से वो लोग ज्यादा मतलब थे कि ये नहीं रहना चाहिए और उससे विरोध में हो गए।
प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिम मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया, मतलब सैनिक का मौत के मुंह में जा चुके थे बहुत सारा, जिसके चलते सेना का पराजय रूसियों का क्या कर दिया, मनोबल गिरा दिया। तब 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी और 1917 तक 17 लाख लोग मारे जा चुके थे। और इस पराजय में क्या हुआ, 17 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला। जितना फसल था और जितना इमारत था सबको नष्ट कर दिया, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया, सरकार को भी और जार को भी। सरकार जो था उसमें हुए और राजा जो था वो उसको भी अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध में तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते। सिपाही भी तंग आ चुके थे कि अब लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध के उद्योग पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के आने अपने उद्योगों तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई। मतलब रूस का अपना उद्योग भी बंद कर दिया गया था और बाहर से जो आपूर्ति हो रहा तो भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया था। अच्छे जो सेहत वाले थे, मतलब जिनका तबियत सब कुछ ठीक था, उनको युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर मजदूरों की कमी पड़ने लगी और मजदूरों का जो फैक्ट्री में काम करेंगे उन लोगों का कमी हो गया और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज्यादातर समाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे का किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी का दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे क्योंकि वहां पर रोटी कम मतलब मिलता था, जिसके चलते वहां पे लोगों में यह हो गया कि अब हम लोगों को खाना पीना भी नहीं मिलेगा। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसा कि तुम लोगों को बताया गया पहले भी कि जितना दूर हो सके कम से कम 3 पेज आपको रीडिंग करना है। पहले उसके रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखिए और फिर आप एक बार जितना आप पढ़े हैं पढ़ाई देखें वहां तक एक बार रीडिंग फिर से देखें। साथ ही साथ आपको जैसा बताया गया है कि प्रत्येक दिन आपको अपने माता पिता जी को प्रणाम करना है, घर में उनको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ओके।